और सुना जी प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। जिस तरह मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और नून लीग की क़यादत ने जो 26वीं आईनी तरामीम के हवाले से जो कोशिश की, जो कन्वेंस किया मौलाना फजल रहमान साहब को, वो आखिर कामयाब हुए। अभी जिस तरह सेनेट के अंदर एक बिल पेश हुआ, उसको तकरीबन शिक वाइज जो है ना मंजूर किया जा रहा है, एक यानी कि कंसेंसस के साथ। आपको पता है कि एक सियासी जमातों की उससे आगे बढ़ा जाता है। जिस तरह पीटीआई ने मुखालफत की है और उन्होंने एहतजाजन कहा है कि हम वोट नहीं देंगे, फिर भी 5 वोट जो है ना उसकी मुखालफत में पड़े। मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर हैं, सीनियर मिनिस्टर रह चुके हैं, स्पीकर रह चुके हैं, मोहतरम जनाब निसार अहमद खोड़ो साहब मेरे साथ हैं। मैं सर आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी थैंक यू। सर निसार साहब, मतलब बिला वजह एक तनकीद की जा रही थी, आपको पता है इस मुल्क के अंदर मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा है, पेश किया गया है कि मुल्क के अंदर जमहूरियत डिलीवर नहीं कर सकी, सियासतदान सही नहीं है, पॉलिटिक्स एक बुरी चीज़ है और नेशनल असेंबली हो या प्रोविंशियल असेंबली वो एक पैरेलल कानून बनाने जा रही है। क्या कहेंगे इस पूरी सूरत हाल के ऊपर? ये हमारा मौक़िफ़ काफी क्लियर है। सही। हमने ऐन जमहूरी रवैयों के साथ तरमीम लाने की कोशिश की। हमने बड़े सबके साथ राब्ते रखकर हमने कहा कि इस पे कंसेंसस हो जाए और यूनानिमिटी आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। सही। हमने हर जमात को राब्ता रखा। आखिर में हमने मौलाना साहब की खिदमत में भी अर्ज किया कि भाई पीटीआई के साथ आपके ताल्लुकात हैं और उनको भी अगर राजी कर लें तो उनको भी ले आएं, और तरमीम तो आइन में होती रहती है। सही। आइन में तरमीमें करने की क्यों जरूरत आई? क्योंकि हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट लोगों की तकालीफ करने में काफी कमजोर साबित हो रही है। अभी भी हजारों केसेस पड़े हैं जो पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट का ज्यादातर टाइम सियासी मसलों पर और सियासी बयान पर चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट वैसे भी ज्यादा कुछ कह नहीं सकती। आइन का अगर सुप्रीम कोर्ट को ख्याल होता सही तो न वो ज़ियाउल-हक को कंडोन करते, न ज़ियाउल-हक की हुकूमत पर ये लफ्ज इस्तेमाल करे कि अंडर लॉ ऑफ नेसेसिटी हम इसको इजाजत देते हैं कि मुल्क को हाकिमियत करे। तब भी तो आइन था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट डर गई। मुशर्रफ के जमाने में भी सुप्रीम कोर्ट डर गई और उन्हें मुशर्रफ जैसे आमिर को आइन में तरमीम करने का अख्तियार भी दे दिया, जबकि उसने मांगा ही नहीं था। सही। तो सुप्रीम कोर्ट भी इस लिहाज से ज्यादा दावे नहीं कर सकती, क्योंकि ये बात तो आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद अवाम से माफी मांगी मार्शलों को कंडोन करने पर। सुप्रीम कोर्ट ने ही माफी मांगी थी अवाम से। सही। तो जब इतना सारा कुछ आइन को एक तरफ रख के और उन्होंने लॉ ऑफ नेसेसिटी को अपना कर और इंसाफ की धज्जियां उड़ाई, तो सुप्रीम कोर्ट भी ज्यादा दावे तो नहीं कर सकती। इसलिए हमने मुनासिब समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई बेंच बने या ऐसी कोई कोर्ट बने जिसमें सूबों की नुमाइंदगी इक्वल हो, और इक्वल नुमाइंदगी के साथ वो जब बैठे तो ज्यादा बेहतर होगा। भुट्टो साहब को फांसी दी गई। कौन जज थे? कौन जज थे? किस सूबे से ताल्लुक रखते थे? वो बेंच जो बनी थी उसमें सूबों की एक जैसी नुमाइंदगी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादती मानी 50 साल के बाद। तो इसलिए हमने मुनासिब समझा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को देखभाल करने के लिए अलग से अलग कोर्ट हो जाए। चलो कोर्ट में सही, चलो बेंच बन जाए तो कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन के मसाइल उस बेंच में जाएंगे। बाकी जो दूसरी अपीलें हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाती रहे। हमने सुप्रीम कोर्ट की हैसियत को खत्म तो नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट रहेगी। अब तो कोर्ट अलग से नहीं बनी, सिर्फ एक बेंच बनी है, और बेंच को एक्सप्लोर करने के लिए तरीकेकार वजह कर
किया गया कि किस तरह से वो बेंच बनेगी और उनकी क्या प्रोटेक्शन रहेगी। तो मैं उसके लिए हमने सारी कोशिश की। बिलावल साहब ने बिल्कुल बारहा कहा, इतना बड़ा जलसा हैदराबाद में किया, सही, अवाम से राय ली, अवाम के सामने अपना मौक़िफ़ पेश किया, अवाम ने उसके मौक़िफ़ की हिमायत की। उन्होंने कहा भाई सारे मिल जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारे पास अक्सरियत है और हम अक्सरियत से ये बिल पास करा सकते हैं, तरमीम पास करा सकते हैं। इतना कुछ कहने के बावजूद भी पीटीआई सबसे मत नहीं हुई। ये मैं समझता हूँ पीटीआई को भी मुल्क के बारे में सोचना चाहिए था, अपनी सियासत के बारे में अगर कम सोचते तो वो बेहतर था। सियासत में क्या होता है, सही, पीटीआई को सिर्फ वो चाहिए जज जो उनकी हिमायत में फैसले करें तो फिर तो अदालत ठीक है, अगर हिमायत नहीं और उनके खिलाफ कोई फैसला आता है तो वो कभी कबूल ही नहीं करते। तो ये बात होती नहीं है, ये बात होती नहीं है। हमारे साथ क्या नहीं हुआ था, नवाज शरीफ को उन्होंने रेस्टोर कर दिया, बेनजीर साहबा को उन्होंने नहीं रेस्टोर किया। जब 58(2)B के तहत नवाज शरीफ को डिसमिस किया गया था, हुकूमत डिसॉल्व की गई थी, तो उसको तो रेस्टोर कर दिया था। लेकिन फिर जब हमारी 97-96 में जब हुकूमत गई तो उन्होंने हमें रेस्टोर नहीं किया। इल्जामात वही थे जो नवाज शरीफ साहब पर थे, वही हम पर ही इल्जामात थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कह सकती है कि ये क्या इंसाफ था, अगर एक रेस्टोर हो सकता है तो दूसरा क्यों नहीं। ये बहुत सी चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने मुनासिब रवैया अख्तियार न करके अपने क्रेडिबिलिटी को कुछ घटा दिया। इसलिए आज से हमने मुनासिब समझा कि जुडिशल रिफॉर्म होने चाहिए। और जुडिशल रिफॉर्म तो बिलावल साहब तो कायदे आजम साहब का हवाला देते हैं कि उन्होंने भी कहा था कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए। तो अगर हो गई है, पेश हो चुकी है अमेंडमेंट, उसकी वोटिंग हो रही है और उसकी जो सजा चाहिए अगर वो मिल रही है, तो बिलावल साहब ने कोई बात छुपा के नहीं की, उन्हें खुले जलसों में की कि भाई हमारे साथ मिल जाओ, पाकिस्तान के लिए मिल जाओ, पाकिस्तान के लिए। बिलावल साहब की अपनी कोई बात नहीं है, ये पाकिस्तान के जुडिशल रिफॉर्म्स हो रहे थे, बिलावल साहब के रिफॉर्म नहीं है। लेकिन पीटीआई अगर नहीं हुई तो उनकी मर्जी है, उनका अपना मौक़िफ़ है, हम उसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम शुक्रगुजार हैं मौलाना फजल रहमान साहब के कि उन्होंने बात की समझी, हमारी बात को भी माना। हमने तो मसौदा भी पेश करने के लिए उनको कहा था कि जी आप ही मसौदा पेश करें, हमें ये नसीब करें जो कुछ भी है। निसार साहब, आप भी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा भी आई थी, उसका मकसद भी यही था, जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि आईनी अदालत, जिस तरह आपने इशारा किया 1931 में गोलमेज कॉन्फ्रेंस लंदन में कायदा मोहम्मद अली जिन्ना साहब भी चाहते थे आईनी अदालत बने, लेकिन पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजल रहमान साहब की बात मानी, पीछे हटे, आईनी अदालत से बेंच की तरफ गए। क्या आप ये समझते हैं कि अब जो चीफ जस्टिस साहब आएंगे 25 तारीख के बाद, वो जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे? भाई ये वक्त से पहले कहने की बात ना करें, ये वक्त से पहले की बात है। वो मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ तो नहीं है नाम, सही, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि जज तो जज है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, इज्जत के लायक हैं, इज्जत के लायक हैं। और अगर सीनियरिटी का ही केस चलना है तो फिर जो सीनियर होगा वही होगा। निसार साहब, आपको पता है सियासी जमातों को इख्तिलाफ करने का हक होता है, पीपल्स पार्टी का एक क्या हक होता है? इख्तिलाफ करने का हक होता है। जी बिल्कुल। हाँ, सियासी जमातों को एक दूसरे को, आपको पता है, मनाना भी होता है। मौलाना फजल रहमान साहब का भी आपको पता है, हमेशा ये कोशिश रही है, ना करके हाँ करते हैं, और उसकी इम्पोर्टेंस और सियासत का महवर जैसे थे वही रहे मौलाना फजल रहमान साहब, क्योंकि आपके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी। क्या कहेंगे? देखें साहब, मौलाना साहब से बात करना जरूरी इसलिए भी था कि जब आइन बना था तो उस वक्त PMLN भी नहीं थी। PMLN बनी है 85 के बाद, PTI तो कल कला मिली बनी है, PTI भी नहीं थी। मुफ्ती महमूद थे, भुट्टो साहब थे, मेंगल साहब के बड़े थे, वली खान साहब थे, आज एमल वली भी हमारे साथ है इस बात पर। ये वो हैं जिन्होंने आइन बनाया था।
इसलिए हमने मुनासिब समझा कि मौलाना फजल रहमान साहब का एक अपना कद है, एक अपनी ताकत है, उसको भी हम ऑन बोर्ड लें, क्योंकि वो भी इसी आइन को महफूज रखने के लिए, बेहतर रखने के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। ठीक है जनाब। सही। तो ये बात तो उस वक्त की जो पार्टियां थी उन्होंने सोचा कि ये कर लें। ये मेलैन बाद में आई है, उस वक्त ही नहीं जब काइन बना था। तो मौलाना साहब भी चाहते थे कि जी यूनानिमिटी हो सके तो हो सके। हमने मौलाना साहब को लीडरशिप का एक क्रेडिट दिया कि जी आप कोशिश करें, अगर आपके दोस्त जो पीटीआई साहब हैं वो आपके साथ आए। अब मौलाना साहब के मौक़िफ़ पर भी पीटीआई ने इनकार किया, तो सवाल तो बनता है कि जी पीटीआई चाहती क्या है? अगर नहीं आए तब भी तो आइन पास हो ही गया ना, तरमीम तो पास हो ही गई ना। ऐसे तो फिर पहले भी तरमीमें पास हुई हैं, 19वीं तरमीम कैसे हुई, 21वीं तरमीम कैसे हुई, ये सारी चीजें होती हैं। उसमें कभी इमरान खान साहब थे वजीर आजम, कभी नहीं भी थे। तो मौलाना साहब ने सिर्फ ये कोशिश की कि ये कंसेंसस बन सके, जिसमें पीटीआई ने उनको इनकार कर दिया। निसार साहब, आप सीनियर सियासतदान हैं, मौलाना फजल रहमान साहब अपोजिशन में हैं, उनके पास न कोई आईनी ओहदे हैं जिस तरह आपके पास है, 2 सूबों में हुकूमत है, प्रेसिडेंट आपका है, सेनेट चेयरमैन आपका है, 2 सूबे आपके, 2 गवर्नर आपके। मौलाना फजल रहमान ने कुछ तो सियासी पावर मांगा होगा जिसके ऊपर ये सब कुछ तय हुआ है, जो बाद में पता चलेगा। सियासत का मकसद ही ये है कि आप इक्तदार में आए और लोगों को रिलीफ दें। क्या मौलाना फजल रहमान साहब ऐसे ही मान गए? क्या कहेंगे? सर, मैं मौलाना साहब को पॉलिटिशियन समझता हूं। इस मुल्क के साथ खड़े होने पर उसको फख्र है, और मैं उसके लिए क्यों कहूं कि ये गिव एंड टेक हुआ होगा? मैं क्यों कहूं? कोई अगर आइन पर मुत्तफिक होता है तो जरूरी है कि क्या वो ले दे के कुछ हुआ है? आपने तो बात को घुमा दिया ना। क्या एक नोबल काज को कि जिसमें हम आइन की बेहतरी कर रहे हैं या जुडिशल रिफॉर्म कर रहे हैं, उस जुडिशल रिफॉर्म में मौलाना से मैं कीमतें लगाऊं? मैं नहीं लगा सकता। ये पीटीआई जाने जो उनको डीजल कहती थी। सही। हम नहीं कहेंगे साहब, हमारे कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मौलाना साहब पर इस तरह की बातें करें। यानी कि आपका यह है कि मौलाना साहब अनकंडीशनल आए हैं? क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं मानूं? हमारे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई इशारा था? हमने इकट्ठे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोई इशारा था ऐसा? क्या मौलाना ने ऐसा कुछ कहा? मैं खामखा मौलाना साहब की इज्जत को क्यों घटाऊं? मतलब उन्होंने आइन के लिए और 26वीं तरमीम में के लिए, आइन के लिए और पाकिस्तान के लिए, और इस वक्त जिसकी टाइमिंग ये थी कि 25 तारीख से पहले एनी हाउ जिसका मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा अगर ये नहीं मानेंगे तो भी हम 2/3 मेजॉरिटी कर लेंगे, अगर नहीं हुई तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो क्या हो गया इसमें? हमने तो मौका दिया ना, 3 महीने से लगे रहे थे कि जी बात सुन लो, सोच लो और फैसला कर लो, अपने दिमाग को इस्तेमाल करो। हम तो चाहते थे कि भाई कंसेंसस के साथ आए, नहीं तो मेजॉरिटी के साथ भी आइन तो तरमीम हो सकता है। हम अगर 2/3 मेजॉरिटी हमारे पास हो गई तो फिर हो गई। 2/3 मेजॉरिटी से ही आइन बनता है, 2/3 मेजॉरिटी से ही आइन में अमेंडमेंट होती है, तो वो हमारे पास है। हमने तो एक नेक नियति के साथ कोशिश की कि भाई इस पर यह ना लगे कि जी सारे हाउस ने नहीं वोट दिया, मुखालफत में किसी ने वोट दिया। मैं तो इसमें पीटीआई को चैलेंज करूंगा, मैं तो पीटीआई पर तनकीद करने का हक रखता हूं कि उन्होंने मुल्क के लिए क्यों नहीं सोचा। इस मुल्क में जुडिशल रिफॉर्म क्यों नहीं हो सकते? बहुत सी कमियां हैं सुप्रीम कोर्ट में। अभी मैंने आपके साथ जिक्र किया, जब 4 मार्शलों को कंडोन करने पर तुम माफी मांगते हो तो बाकी क्या रह गया सुप्रीम कोर्ट में? वो भी आइन की बात थी ना, वो भी आइन पर डाका डाला था ना ज़ियाउल हक ने या मुशर्रफ ने, यहया खान ने। तो वो जब सुप्रीम कोर्ट उनका फेस नहीं कर सकती तो फिर किस चीज की वो इंटेग्रिटी दिखा रहे? क्यों कहा था जी कि हमें लॉ ऑफ नेसेसिटी के तहत हमने फैसला कर दिया?
सुप्रीम कोर्ट ज्यादा कुछ कह नहीं सकती। अगर जुडिशियल रिफॉर्म से तो बुरी बात नहीं है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट या बेंच बना है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन से मुतालिक आएंगे केसेस, इक्वल बराबरी की बुनियाद पर जजेस होंगे, जैसे सेनेट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है सारे सूबों की, इस तरह से इस बेंच में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी सारे सूबों की। जो वो फैसला करेंगे उस पर उंगलियां कम उठेंगी। बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब निसार अहमद खोड़ो साहब, सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने। नाज़रीन ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आते हैं डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है मारूफ कानूनदान है, इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, नुल्ली की मरकजी क़यादत हैं, मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब एक बड़ी एक्सरसाइज के बाद आपको पता है जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब को कायल किया, मतलब एक आपको पूरी कौम जो थी, जिस तरह एक डेडलॉक था, वो आखिर जो है आज जिस तरह बिल पेश हुआ, सेनेट में मंजूर हो रहा है, जिस तरह शिक वाइज, क्या कहेंगे इस पूरी सूरत हाल में? जो कॉन्स्पेरेसीज हैं, जो चीज़ें कही गई कि पैरेलल कोर्ट बन रही है, एक तसादुम है, क्या कहेंगे सारी सूरत हाल पे? पहली बात यह है कि आज के बिल में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो अमेंडमेंट आई है कि पाकिस्तान से जनवरी 2028 से सूद का मामला हमेशा ख़त्म कर दिया जाएगा। ये डिमांड पहले फैसला शरीयत कोर्ट ने भी खजा किया था, सुप्रीम कोर्ट के अपीलेंट बेंच ने भी किया, लेकिन ये मामला फाइनल नहीं हो सका था। दूसरा, जितनी भी प्रोपोज अमेंडमेंट आज सेनेट से अप्रूव हुई है, अब ये कौमी असम्बली में जाएगा, मेरे ख्याल में आज ही रात तक प्रोसीडिंग होगी। तो मैंने जो देखा है उसमें जो कवानीन जो अमेंडमेंट की गई है उसमें तकरीबन हर चीज पब्लिक के इंटरेस्ट में बनाई गई है। मिसाल के तौर पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसके मतलब ये था कि वो अपॉइंटमेंट के सिलसिले में, जजेस की अपॉइंटमेंट के सिलसिले में बगैर जानबदार नहीं है और बगैर किसी वजह के जजेस को मेरिट्स पे अपॉइंट नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उस कमीशन का 4 साल मैं भी मेंबर रहा। और ये बात मैंने देखी थी कि 18 अमेंडमेंट के बाद जब 19 अमेंडमेंट आई, 19 अमेंडमेंट में क्या था कि 18 अमेंडमेंट के तहत जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कमीशन का मेंबर था 2 सीनियर जजेस थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट के जरिए पार्लियामेंट को हुक्म का दिया कि आप इसको अमेंड करें, और जजेस की तादाद को 2 के बजाय 4 बना दिया गया। चीफ जस्टिस हो गया, एक रिटायर्ड जज हो गया। लेकिन उस वक्त होता ये था कि जुडिशल कमीशन पहले जजेस के नाम को अप्रूव करता था, फिर वो पार्लिमानी कमेटी में भेजता था। पार्लिमानी कमेटी जो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करने वाले लोग थे, उन्होंने जुडिशल कमीशन ने उनके किसी भी फैसले को ना तो माना ना तस्लीम किया, और जब कभी भी पार्लियामेंट्री कमेटी ने किसी जज का नाम वापस भेजा कि ये रिकमेंडेशन आपकी गलत है, तो उन्होंने इसकी कोई परवाह नहीं की और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को डायरेक्शन दी कि आप नोटिफिकेशन कर दें। आज जो अमेंडमेंट आई है वो अमेंडमेंट ये है कि जुडिशल कमीशन के साथ साथ पार्लियामेंट की भी कमेटी होगी, कुछ मेंबरान कौमी असम्बली के होंगे, कुछ सेनेटर होंगे, और पार्टी की जो मुतनासिब नुमाइंदगी की बिना पर जो चीज बनती है वो लोग इसके मेंबर होंगे। अब हाईकोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट का जो अब तरीकाकार होगा वो खाली जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं करेगा, उसमें पार्लियामेंट की बनाई हुई पार्लियामानी कमेटी और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान मिलकर जजेस की अपॉइंटमेंट करेंगे। सही। इसमें मेरे हिसाब से जजेस की अपॉइंटमेंट का जो शफाफ तरीका बनाया गया है, माजी में लोगों को शिकायत थी कि जुडिशल कमीशन मनमानी करता है, सही अपॉइंटमेंट नहीं कर रहा, उसकी शिकायत दूर होने का मौका मिलेगा। इसी तरह आईनी कोर्ट के बजाय आपने जो अमेंडमेंट ली, वो अमेंडमेंट आपने ये कर दी कि जो बेंच बनेंगे वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जजेस के अंदर
आईनी बेंच बनेंगे और वो मामला को डिसाइड करेंगे। और जहाँ तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अपॉइंटमेंट का जो पहले तरीकाकार था वो ये था कि सीनियर मोस्ट का सही एक खास तरीकाकार जो बनते हुए आ रहा था। लेकिन लास्ट टाइम जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया कि 3 का पैनल बनाकर लोअर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का इंतखाब करने के लिए भेजा और 3 का ही पैनल बना के आपने सिंध हाई कोर्ट में भेजा। तो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उस वक्त ये सोचना चाहिए था कि जो पैनल बनाकर आप भेज रहे हैं ये पैनल कल सुप्रीम कोर्ट का भी बन सकता है। तो उस वक्त आपने ये बात सोची नहीं। लोअर हाई कोर्ट में तीसरे नंबर वाले आदमी को चीफ जस्टिस बना दिया, नंबर 4 वाले को आप उठा के सुप्रीम कोर्ट लेके चले गए। सिंध हाई कोर्ट में भी 3 का पैनल आया लेकिन नंबर 1 को जो है ना अप्रूव किया गया। तो अगर ये इस टाइप की अपॉइंटमेंट अगर होती है या इस टाइप की कोई रिकमेंडेशन होती है तो इसमें बुराई क्या है? आपको पता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट का जो तरीकाकार है उसमें 5 सीनियर जजेस के जनरल्स के नाम भेजे जाते हैं और उन 5 में से किसी एक आदमी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया जाता है। माजी में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में बास जज साहिबान सीनियर होने की बिना पर चीफ जस्टिस तो बने लेकिन जस्टिस तारिक साहब जो हैं वो सिर्फ 1 महीना चीफ जस्टिस थे और जस्टिस जवाद ख्वाजा 25 दिन के लिए चीफ जस्टिस बने। 25 दिन के अंदर आदमी क्या करेगा? अब आपने एक तब्दीली लाई है कि जो चीफ जस्टिस 65 साल की उम्र से पहले अगर उसको जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जाएगा तो वो 3 साल मजीद लगाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कोई बुराई नहीं। फिर आपने ये कह दिया कि अगर 3 सीनियर जजों का नाम रिकमेंड किया जाएगा तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो 3 सीनियर जजों में से किसी का इलेक्ट करेगा। पर अगर वो 3 में से कोई आदमी जिसको बनाया जाता है वो रिफ्यूज करता है तो जो फर्दर सीनियर मोस्ट होगा उसका नाम भी तजवीज किया जा सकता है। अब मुझे सिर्फ इतना बता दें कि कौन सी अमेंडमेंट ऐसी आई है जो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है। यासीन आजाद साहब मोस्ट सीनियर यानी कि मोस्ट सीनियर नहीं होगा जिस तरह पहले था। मतलब आप क्या कह रहे हैं कि 25 तारीख के बाद मंसूर अली शाह साहब ही चीफ जस्टिस बनेंगे? देखें आप जो है 25 तारीख को 3 जजों का सीनियर का नाम जाएगा जिसमें मंसूर अली शाह साहब नंबर 1 पे होंगे, नंबर 2 पे मुनीब अख्तर साहब होंगे, नंबर 3 पे याह्या आफरीदी। अब यहाँ चॉइस दे दिया गया जिस तरह 5 जनरल का नाम आता है किसी एक का नाम फाइनल करते हैं वो कमेटी जो जुडिशियल कमीशन की कमेटी बनी है वो उस नाम को फाइनल करेगी। मिसाल के तौर पर वो नंबर 1 को नहीं करते, नंबर 2 को नहीं करते, नंबर 3 को करते हैं या नंबर 2 वाले को करते हैं। तो वो इस आईनी अमेंडमेंट के तहत मजाज हैं कि ऐसा कर सकते हैं। अब अगर मिसाल के तौर पर जिस तरह लोअर हाई कोर्ट में नंबर 3 वाले को किया गया तो खबर ये चली थी कि नंबर 1 और 2 रिजाइन देकर घर को चले जाएंगे जिस तरह फौज में होता है। लेकिन हाई कोर्ट में ऐसा कोई मिसाल सामने नहीं आई। सही। अब अगर उन 3 में से एक आदमी चीफ बनता है तो मंसूर अली शाह साहब अपनी एज 65 साल तो पूरी करेंगे, मुनीब अख्तर साहब भी अपनी 65 साल पूरी करेंगे। तो अगर कोई तीसरा आदमी बनता है तो फिर वो अपने 3 साल पूरे करके अपने घर चला जाएगा। तो ये बहुत सारी तब्दीलियां जो आज आई हैं वो एक किस्म की बामनी रजामंदी से आई है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब को मैं क्रेडिट इस बात का देता हूँ कि उन्होंने पीटीआई को भी बिल्कुल इंटैक्ट रखा और हुकूमत ने और पीपल्स पार्टी ने बड़ी लचक दिखाई और वो ये कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो अमेंडमेंट है हम उन्हीं को टेबल करेंगे और उन्हीं को अप्रूव करेंगे। उसमें पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बैठकर तमाम अमेंडमेंट ने सजेस्ट की। पीटीआई ने मुकम्मल पार्टिसिपेट किया, कानून साजी में मुकम्मल पार्टिसिपेट किया। लेकिन जब आपने कायद के पास गए तो कायद ने कहा जी मुझे छुड़वाया क्यों नहीं है, मुझे जो है ना तकलीफें हैं, मेरी पान गई से लाइट गई रही। तो कायद को भी कम अज कम ये कहना चाहिए था कि मौलाना फजलुर रहमान ने जब इतना बड़ा स्टैंड लिया और उन्होंने हमारा साथ दिया और हमने हमारी लीगल टीम ने उनके साथ बैठकर बाकायदा अमेंडमेंट सजेस्ट की तो फिर एटलीस्ट मौलाना फजलुर रहमान का तो साथ देना चाहिए था। बाद में आपने क्या किया, बानी पीटीआई के कहने पे एक तकरीर पूरी की, लास्ट मोमेंट तक बैठे रहे
अली जफर ने बैचलर लीडर के फुल एड्रेस दिया। इसी तरह दूसरी पार्टियों के लोग भी बोले, पार्टिसिपेट फुल्ली किया, लेकिन काउंटिंग में जब मेजॉरिटी ने उस अमेंडमेंट को सेनेट ने अप्रूव कर लिया, अली जफर की तकलीफ सुन के बाद मुझे बड़ा दुख हुआ जब उन्होंने कहा कि 2 वोट हमारे जो गए इनको गिना नहीं जाएगा। भाई कैसे नहीं गिनाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो उनका नाम गिना जाएगा, उनकी काउंटिंग होगी। आप पार्टी में हिम्मत है तो 2 आदमी के खिलाफ कार्रवाई कर दें जो उधर गए। फिर कह रहे थे कि हमारे लोगों को पकड़ लिया गया, गिरफ्तार करके ले लिया गया। एक मिसाल मुझे बता दें कि किसी आदमी को गिरफ्तार किया गया हो, किसी को उठाया गया हो। आज पीटीआई के पूरे जो सेनेटर हैं वो सेनेट के इजलास के अंदर मौजूद थे और उन्होंने फुल्ली पार्टिसिपेट किया। तो पार्टिसिपेट करने का मतलब ये हो गया कि मेरे नजदीक पीटीआई ने भी इस अमेंडमेंट को अप्रूव करने में अपना पूरा रोल अदा किया। सिर्फ पहले ऐलान कर दिया कि हम बाइकाट करेंगे, बाइकाट तो आपने नहीं किया, आप तो काउंटिंग तक वहाँ बैठे रहे, तो बाइकाट कौन से हो गया? सही। इसका मतलब आपने फुल्ली पार्टिसिपेट किया। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत अक्लमंदी का शो दिया हुकूमत ने, पर्सनल पीपल पार्टी ने, मौलाना फजलुर रहमान ने लास्ट मोमेंट तक पीटीआई को इस अमेंडमेंट के अंदर एक किस्म का हिस्सेदार बना दिया। कल ये जाके पब्लिक में ये नहीं कह सकते इसमें हमारी कंसर्न नहीं है, क्योंकि मौलाना ने जो अमेंडमेंट भेजी थी उसमें पीटीआई की जो अमेंडमेंट थी वो इंक्लूड है। हाँ। और जब इंक्लूड है तो फिर आप ये नहीं कर सकते कि हमने पार्टिसिपेट नहीं किया। सिर्फ अपनी पॉलिटिकल साथ को बचाने के लिए अगर आप इस तरह की बात करते हैं तो वो अलग बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितनी अमेंडमेंट आज सेनेट से अप्रूव हुई है, अब ये कौमी असम्बली में जाएंगी, अगर वहाँ से भी हो जाते हैं तो इनके अंदर अमेंडमेंट हो जाएगी। एक बात मैं सिर्फ आपके प्रोग्राम के हवाले से कहने चाहता हूँ कि 11 साल मुशर्रफ जो है ताकत के इक़्तिदार में रहा, उसने इसी 1973 के आइन के अंदर ताकत के बंदोबस्त पे कई अमेंडमेंट की, सुप्रीम कोर्ट के अलग से बहुत सारी अमेंडमेंट की, जाते जाते वो इस आइन का हिस्सा बना के चला गया। उस वक्त पार्लियामेंटेरियन नहीं बोले, और जब खुद बनाने आते हैं तो अपनी पार्लियामेंट की जो अहमियत है या जो उसकी सुपरमेसी है वो तो खुद अगर खराब करते हैं तो ये उनकी मर्जी का। हाँ यासीन अहमद साहब, आपको खुद पता है कि एक बड़ा महासा सियासी तौर और आइनी तौर और कानूनी तौर जिस तरह हुकूमत ने ये पार किया है, अबूर किया है, आपको पता है मौलाना फजलुर रहमान साहब एक बड़े सियासी मंझे हुए सियासतदान है, जीरक सियासतदान है। और सियासत में आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं। क्या मौलाना साहब ने ये सब कुछ अनकंडीशनल किया है? मौलाना साहब अपोजिशन में हैं, इस हुकूमत को मानने के लिए तैयार नहीं है, इस मैंडेट को मानने के लिए तैयार नहीं है, और मौलाना साहब ने इसी तरह हुकूमत को सपोर्ट किया है आइन की वजह से। क्या कहेंगे सर? सियासी एतबार से आज सियासी जमात जब तक वो अपोजिशन के अंदर बैठी हुई है वो तो इलेक्शन की वैलिडिटी को चैलेंज करते रहेंगे। माजी में जब इमरान खान था तो आज की हुकूमत यही क्रिटिसाइज करती हुई 4 साल गई है। मौलाना साहब को मैं क्रेडिट इसलिए देता हूँ कि पुराना मंदेवर सियासतदान है और उन्होंने पीटीआई को कम्प्लीटली इस प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व सिर्फ इसलिए किया कि कल ये ना कहें कि आईनी अमेंडमेंट में हमारा कोई रोल नहीं है। अब देखें कल रात को मौलाना ने क्या किया, उन्होंने कहा कि आज एक दिन और वेट करें, कल पीटीआई के लोग हमें जवाब देंगे। और आपने देखा कि बड़े तरीके से उन्होंने कल प्रोसीडिंग नहीं होने दी और आज के लिए मुलतवी कराई। और आज पीटीआई वालों से पूछा तो उन्होंने कहा हमारा लीडर नहीं मानता, कायद नहीं मानता, लिहाजा हमें डायरेक्शन है कि आप बाइकाट करें। तो लीडर की डायरेक्शन के मुताबिक उन्होंने तो मुकम्मल तौर पर बाइकाट भी नहीं किया। सेनेट के अंदर कौमी असम्बली में क्या करते हैं मुझे नहीं पता। अब ये जो चीजें हैं ये मेरे नजदीक बाहमी मुशावरत से हुई है पार्लियामेंट की। मैं इंक्लूड करता हूँ पीटीआई को भी, क्योंकि उनकी लीगल टीम ने अमेंडमेंट प्रपोज अमेंडमेंट में अपना शेयर दिया और मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई ने जो मिलकर मसौदा भेजा था वही हुकूमत ने अप्रूव कराया। तो मैं ये नहीं कह सकता कि पीटीआई में हिस्सेदार नहीं है। मेरे नजदीक पीटीआई मुकम्मल हिस्सेदार है
और आईनी अमेंडमेंट का इख्तियार पार्लियामेंट के अंदर है। मैं आपके हर प्रोग्राम में कहता आया हूँ कि पार्लियामेंट कानून साजी का इख्तियार रखती है। वेलकम नाज़रीन, जिस तरह हुकूमत ने एक बड़ा महाज अबूर किया है, बिल आखिर 25 तारीख से पहले सेनेट के अंदर जिस तरह तरामीम को मंजूर किया जा रहा है आपके सामने है, और एक मौलाना फजल रहमान साहब कन्विंस हुए और पीटीआई ने जिस तरह एहतजाज किया है कि हम नहीं आएंगे, वोट नहीं काउंट किएंगे। दो चीज़ें हुई, कुछ तो मेंबर उनके थे, दूसरी उनके साथ कंसल्टेशन भी हुई थी। जितनी तरामीम थी उसमें उनका इनपुट भी था मौलाना फजल रहमान के साथ, क्योंकि वो बार बार मुलाकात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम मौलाना फजल रहमान साहब के साथ 100% मुत्तफिक हैं। और जब बानी पीटीआई से वो मुलाकात करके आए उसके बाद उन्होंने बाइकआउट किया। और आपको पता है जिस तरह खबरें आ रही थी, बानी पीटीआई ने उनको कहा कि मैंने जो आपको प्लान दिया था उसके तहत ना आपने एहतजाज किया, आपके होने ना होने से मुझे क्या फ़ायदा, अभी भी मैं जेल में हूँ, आप तो जेल से निकाल नहीं पाए। एससीओ के दौरान मैंने आपको कहा था आप एहतजाज करें, आपने एहतजाज नहीं किया। उन्होंने सरजनिश की, खड़ी खड़ी उनको सुनाई। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम बाइकआउट करते हैं, लेकिन उनका इनपुट, उनकी कुछ न कुछ प्रेजेंस थी सुनीताद कौंसिल की, आपको पता है। लेकिन हुकूमत ये मार्का जीत के गई, जिसमें सियासी जमातें एमक्यूएम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बड़ी कोशिश थी, मौलाना फजल रहमान, नून लीग, कुछ और सियासी जमातें भी इनके साथ थी। आखिर इसका आज जिस तरह सेनेट के अंदर बिल पेश हुआ और मंजूर हो रहा है वो आपके सामने, उसके बाद नेशनल असेंबली के अंदर भी जिस तरह हमें लग रहा है वहाँ भी बासानी वहाँ ये मंजूर हो जाएगी। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।